अच्छा भाई, लास्ट क्लास के अंदर हमने अपने पास बात कर ली थी जो हम एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम कर रहे थे बाय द डाउन्स सेल, ये डाउन्स मेथड आप उसे कह लीजिए, उसकी मदद से हम कर रहे थे। हमने उसका एक शॉर्टली इंट्रोडक्शन लिखा, फिर हमने उसके बाद जो उसकी थ्योरी थी बेसिकली उस प्रोसेस की, उसके बारे में लिखते हुए हमने कंस्ट्रक्शन लिख ली थी और मैंने आप लोगों को डायग्राम बनवा दी थी। तो हम डायग्राम के आगे से कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी बात को। सही है, तो डायग्राम के बाद हम बात करेंगे अब अपने पास वर्किंग के ऊपर। तो वर्किंग की एक साइड हेडिंग अपने पास जरा लिख लेना, ताकि तुम लोग जो है वो साथ साथ मेरे लिखते जाओगे तो इट विल बी वेरी मच गुड। स्टार्ट करूं भाई? बोर्ड पे ही लिख देता हूं मैं, सही है, ताकि तुम लोग जो है वो उसे कॉपी डाउन कर लेना। भैया किसी को मसले तो नहीं है बोर्ड नजर आने के, कि सर बोर्ड नजर नहीं आ रहा हमें, या क्या लिखा हुआ है ये समझ में नहीं आ रहा, ऐसी कोई बात तो नहीं है? नो सर। सही। मैं पढ़ देता हूँ एक बार। कहा जा रहा है व्हेन द मिक्सचर इज हीटेड। ये कौन सा मिक्सचर है, किस मिक्सचर का जिक्र किया जा रहा है? कौन सा ऐसा मिक्सचर था जो आपने बनाया था यहाँ पे? किस मिक्सचर का जिक्र है? NaCl और CaCl2। NaCl और CaCl2, यानी कि सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, इन दो चीजों का मिक्सचर था, जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली कहां तक हमने एडजस्ट कर लिया था। सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है भाई? बता दो, मैंने बताया था लास्ट क्लास में। 801। 801, 801 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट। जब हमने उसे कैल्शियम क्लोराइड के साथ मिलाया तो फिर यहाँ पर हमारे पास एक चीज, मतलब हमारा पॉजिटिव एस्पेक्ट ये निकल कर आया कि उस सब्सटेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट था वो डिक्रीज हो गया। मैं एक छोटी सी बात कोट कर दूं, मैं भी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, एक बड़ा प्यारा फैक्ट है, तो मुझे वो रिवाइज करने के लिए मैं एक बुक रीड कर रहा था बेसिकली, तो उसमें मेरे रिवीजन में वो बात निकल कर आई, तो इत्तेफाक से वो हमारे टॉपिक से रिलेटेबल भी और अभी जहन में आ गई। दो सिनेरियोज होते हैं, यानी कि व्हेन वी हैव अ मेजर सब्सटेंस, एक मेजर सब्सटेंस होता है, उसमें माइनर सब्सटेंस के एडिशन करा रहे होते हैं, सही। अगर कोई सॉलिड है, उसके अंदर हम किसी दूसरे सब्सटेंस को ऐड कराते हैं, यानी किसी सॉलिड के अंदर सॉलिड को ऐड कराते हैं, तो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। क्या हो जाता है? सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा कम हो जाता है। लेकिन अगर किसी लिक्विड के अंदर किसी दूसरे सब्सटेंस को ऐड कराते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा इंक्रीज हो जाता है। बात यहां तक सबको समझ में आती है? मैंने कहा किसी सॉलिड के अंदर सॉलिड को मिलाएंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन अगर किसी लिक्विड के अंदर किसी दूसरे सब्सटेंस को मिलाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। बात यहां तक आप मेरी समझ रहे हैं सारे?
यस सर। सही है। अब देखो कहानी क्या है। हमने कहा कि ये मिक्सचर था, इसे हीट करा अप टू इट्स द मेल्टिंग टेम्परेचर, आइंस बन गए किस चीज के, सोडियम और क्लोरीन के। ये आइंस फॉर्म हो गए, मूव टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। सो व्हाट आर द आइंस, हम लिख लेते हैं। हमारे पास दो तरह के आइंस बनेंगे। हमारे पास जो मेजर सब्सटेंस था वो था NaCl, और हमने इसे प्रोवाइड कर दिया 590 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, एंड वी विल गेट द Na पॉजिटिव and the Cl negative one or positive one. बात यहां तक सबको क्लियर है भाई? यही हुआ, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे इस वक्त? सोडियम क्लोराइड जो था, इसको मैंने जैसे ही 590 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर प्रोवाइड करा, ये ब्रेक डाउन हो गया किसमें, सोडियम पॉजिटिव आयन और क्लोरीन नेगेटिव आयंस के अंदर। एक बात याद रखना, अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो बात कुछ ऐसी है कि जब भी आप किसी सेल के बारे में, जब भी आप किसी पर्टिकुलरली सेल के बारे में उसके रिएक्शंस को डिफाइन कर रहे हो, तो हम यहाँ पे बेसिकली इस वक्त वर्किंग डिफाइन कर रहे हैं। तो जब आप वर्किंग डिफाइन करते हैं तो आप उस वर्किंग के अंदर उसके रिएक्शंस बताते हैं। जब आप ये डिफाइन करते हैं ना कि आयोनाइजेशन हुई है, तो आप आयोनाइजेशन के अंदर उसकी वर्किंग में बेसिकली उसके रिएक्शंस को भी डिफाइन करते हैं कि इसमें जब आयोनाइजेशन होने के बाद, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस का अगर प्रोसेस है, तो आप उसकी वर्किंग में उसके रिएक्शंस को ऐसे डिफाइन करते हैं कि एट कैथोड क्या हुआ, एट एनोड क्या हुआ। ये दोनों बातें आपको डिफाइन करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले मेरे पास जो चीज है वो है भाई एट एनोड। मुझे बताओ एनोड पर कौन सी चीज जाएगी? Cl negative ions. Cl नेगेटिव जाएगा। तो हम फौरन से लिख के इस बात को बता देंगे दैट के Cl नेगेटिव आयंस मूव्स टुवर्ड्स एनोड। और क्या होंगे ये एनोड पर जाने के बाद, क्या करेंगे मुझे बता दो। एनोड पर जब ये पहुंचेंगे तो ये क्या करेंगे? Cl नेगेटिव आयंस मूव टुवर्ड्स द एनोड। एनोड पे जाने के बाद ये क्या होगा इनके साथ? कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होना इलेक्ट्रॉन्स है। रिलीज करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन हो जाएगी ऑक्सीडाइज सर। हो जाएंगे। ऑक्सीडाइज हो ऑक्सीडेशन हो जाएंगे। जाएगी। प्रोसेस मीन टू बी द ऑक्सीडेशन। और किसी एलिमेंट के ऊपर जब ये प्रोसेस होता है तो हम उसे कहते हैं कि एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो गया। सही भाई, ये हो गया ऑक्सीडाइज। अच्छा ऑक्सीडाइज हो गया तो अब इसका एक रिएक्शन भी लिख के दिखाना पड़ेगा। रिएक्शन क्या होगा, मुझे कोई बताएगा रिएक्शन? कोई रिएक्शन बताएगा यहाँ पर? क्या रिएक्शन लिखूंगा मैं? 2Cl नेगेटिव। दैट्स गुड। आगे? फिर प्रोडक्ट साइड पे Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। बेहतरीन है। इसको दो अंदाज से लिख सकते हैं, जैसे ये अनुषा ने बताया कि हम लिखेंगे सर 2Cl नेगेटिव, और फिर इस तरफ रिएक्शन में पहुंचेंगे, और रिएक्शन में पहुंचने के बाद हम लिखेंगे Cl2 और प्लस 2E नेगेटिव लिख लेंगे। एक तरीका ये है जो इन्होंने बताया, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई गलती नहीं है इसके अंदर। लेकिन साथ ही साथ एक चीज और भी है, आप इसी रिएक्शन को दो अलग अलग अंदाज में कैसे लिख सकते हैं, मतलब दो अलग रिएक्शंस में। आपने लिख के दिखाया Cl नेगेटिव, रिएक्शन के बाद Cl और प्लस 1। सर इलेक्ट्रॉन रिलीज होता हुआ भी दिखा सकता है। हाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज होता हुआ दिखा सकते हैं। मैं समझा नहीं बात। नहीं सर, मेरा मतलब है इक्वेशन बैलेंस करके विदाउट बैलेंस करे भी दिखा सकते हैं, ये नहीं पूछ रही नहीं थी। नहीं, विदाउट बैलेंस तो कुछ भी नहीं होगा भाई। विदाउट बैलेंस नहीं दिखाना, नंबर कट जाएंगे। ये वही इक्वेशन है जो ऊपर बनी है, मैंने बस उसको दो अलग अलग हिस्सों में तोड़ दिया। एक रिएक्शन में मैंने दिखाया कि ये क्लोरीन था जिस पर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ था, उस क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज करा, तो इट विल बिकम द अ सिंगल एटम, अ सिंपल एटम ऑफ क्लोरीन। और क्लोरीन चूंकि अनस्टेबिलिटी शो कर रहा होता है अकेले रहने में, तो ये हमेशा डायटोमिक स्टेट में ही पाया जाता है, तो फौरन दूसरे क्लोरीन के साथ मिलता है और बना लेता है Cl2। बात यहां तक आप मेरी समझ गए? यस सर।
आगे चलते, मेरे ख्याल में जो वर्किंग का पैराग्राफ मैंने लिखवाया था ये आप लोगों ने कॉपी डाउन कर लिया होगा। यस सर। चलो आओ, एनोड का रिएक्शन आपने मुझे बता दिया, अब मुझे बताइए कैथोड का रिएक्शन। जरा चलते हैं हम कैथोड की जानिब कि कैथोड पर रिएक्शन क्या होता है। हम लिख के दिखाएंगे एट कैथोड। कैथोड पे क्या होगा सर 2Na ना 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 ना, रिएक्शन नहीं, पहले ये लाइन भी तो लिख के दिखानी पड़ेगी। सोडियम रिड्यूस हो जाएगा। रिडक्शन होगा सर, सोडियम रिडक्शन का रिड्यूस। प्रोसेस हो जाएगा। हमने लिख के दिखाया Na+1 या Na+ ions moves towards cathode and reduces. सही है भाई। अब यहां का रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन बता दे जरा जल्दी से मुझे कोई। सर 2 सोडियम। 2। अब कहानी क्या है देखो, अगर सवाल में आपने डायटोमिक नहीं होगा ना? ना, हाँ वो बिल्कुल सही बात जिन्होंने ये जिक्र किया, डायटोमिक नहीं होगा, मैं उसी बात पर आ रहा था। इसीलिए हम कोशिश करते हैं ये क्योंकि उस बच्ची ने जवाब दिया था और बिल्कुल सही था, मैं उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, सिर्फ इसीलिए मैंने ये इक्वेशन लिखी और साथ में आपको नीचे लिख के दिखा दिया कि आप इस रिएक्शन को ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन हम सोडियम को 2 नहीं दिखाएंगे, सोडियम को सिंपली दिखाएंगे कि भैया Na+ था, इसने जाकर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया एंड इट विल बिकम द सोडियम मेटल आयन। सोडियम मेटल, पहले वो सोडियम आयन था, अब वो क्या बन चुका है, सोडियम मेटल बन चुका है। क्या बन चुका है बेटा, वो सोडियम मेटल बन चुका है। बात यहां तक क्लियर है? यस सर। अब आपको अगर मैं फिर उस बात को रिलेट करता चलूं, फिर मैं उस बात को कह दूं, चूंकि हमें 2 क्लोरीन करने हैं। क्लोरीन कौन सी स्टेट में पाया जाता है नॉर्मली? क्लोरीन कौन सी स्टेट में पाया जाता है? डायटोमिक स्टेट, डायटोमिक में पाया जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है वो 2Cl करके Cl2 बनाया था। अगर मैं इस रिएक्शन को इस अंदाज से शो कर देता हूँ, अगर इस रिएक्शन को मैं इस अंदाज से शो कर देता हूँ तो मुझे ऊपर यही लिखना है। अगर मैं इस अंदाज से शो करता हूँ तो मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा अपने पास 2। क्या लगाना पड़ेगा? 2। लेकिन अगर इस रिएक्शन को मैं इस तरह शो नहीं करता, सिर्फ ये पहला वाला, दूसरा वाला नहीं, सिर्फ पहला वाला रिएक्शन दिखाऊंगा, तो यहां पर मेरे पास Na जो पहले लिखी हुई थी रिएक्शन 2 हटा दूंगा मैं, तीनों जगह से वो रिएक्शन चल सकता है। लेकिन हमें ये इस वजह से दिखाना पड़ता है मेरे बच्चों, क्योंकि हमें ये भी बताना होता है कि क्लोरीन अपनी अनस्टेबिलिटी की वजह से, अपनी हाईली रिएक्टिविटी की वजह से फौरन जो है वो दूसरे क्लोरीन के साथ जुड़कर क्लोरीन गैस तैयार कर लेता है। बात यहाँ तक आप मेरी समझ रहे हैं? तो ऊपर का जो रिएक्शन है, मैंने जो पहले किसी ने ये बात कही थी कि सर 2Na आएगा और फिर किसी ने कहा सर ये तो डायटोमिक स्टेट में नहीं पाया जाता, वो दोनों बातें अपनी अपनी जगहों पर सही थी। जिन्होंने 2 कहा था वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही फरमा रही थी, और जिन्होंने ये कहा था कि सर डायटोमिक स्टेट में नहीं पाया जाता, ये दोनों बातें सही थी। तो इस वक्त बात ये है कि गलत तुम भी नहीं और सही मैं भी हूं, तो दोनों तरह के मामलात है। लेकिन हमें देखना है कि हम किस एस्पेक्ट में चल रहे हैं, किस जाविये में बात की जा रही है। तो जाविया इस वक्त ये है कि हमें क्लोरीन को डायटोमिक स्टेट में दिखाना है, तो इस वजह से मैंने 2Cl ले। और अगर 2Cl लिए तो Na भी कितने लेने पड़ेंगे मुझे? Na भी कितने लेने पड़ेंगे सर 2 ही लेने जरूरी क्यों पड़ेंगे। है? हाँ बेटा, ये जरूरी क्यों है? Na को 2 जी। Na को 2 लेना जरूरी इसलिए है, आओ मैं ओवरऑल रिएक्शन बता रहा हूँ, आ जाओ मैं ओवरऑल रिएक्शन बता देता हूँ। मैं ओवरऑल रिएक्शन को जरा अलग कलर से मेंशन करूं ताकि तुम लोगों को समझने में जरा आसानी रहे। ओवरऑल रिएक्शन, अब ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ, यानी कि एक रिएक्शन कैथोड पे हुआ, एक रिएक्शन एनोड पे हुआ, व्हाट विल बी द ओवरऑल रिएक्शन? एक्चुअली जो पूरा सिनेरियो था उसमें क्या कहानी सामने आई, आओ देखते हैं। ये था NaCl, ऐसी है, क्या था? NaCl आयनाइज हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, क्या बनाया? Na क्या बन गया था? सोडियम बन चुका है, सिर्फ प्योर सोडियम मेटल आ चुका है, या गलत कह रहा हूं मैं?
यस सर आ गया। NaCl sir. टूटा तो प्योर सोडियम मेटल आ गया Na। भाई यहाँ तक तो मैं सही जा रहा हूँ। NaCl इज अ स्टेबल कंपाउंड, मुझे यहाँ 2 लगाना कोई लाजमी बात नहीं है इसके अंदर। सोडियम भी मेटल है, सेपरेटली पाए जाते हैं, यहाँ पे भी मुझे 2 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब अगर मैं इक्वेशन के हिसाब से कहानी को देखूं तो क्लोरीन कितने हैं इस इक्वेशन में? 2 है? कौन है भाई? 1 दो? 1 एक सर एक। मैं 2 वालों के जरा नाम देखना चाह रहा था। 1 है क्लोरीन, तो यहाँ पे भी कितने बचेंगे? 1 यहाँ पे बचेगा। 1 ही बचेगा। और अगर मैंने लिख दिया 1 क्लोरीन तो रिएक्शन पूरा गलत है, रिएक्शन पूरा गलत है। ये वो हरकत हो गई जो कि छोटा सा बच्चा होता है ना, मतलब 9th में अभी अभी आया है, सही से बेचारा अंडे में ही है अभी, सही है, तो बच्चा ही है बिल्कुल अभी ना, उसको पता ही नहीं है कि सीन है क्या। तो वो बेचारा है, वो कहता है अच्छा ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो टूट गया ना। चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहा है वो, केमिकल रिएक्शन की टाइप्स में पहली टाइप पढ़ रहा है डीकम्पोजिशन। अच्छा ये रिएक्शन टूट गया, दोनों को अलग कर रहे हैं, सोडियम को अलग कर दिया, क्लोरीन को अलग कर दिया, लेकिन उसे नहीं पता जो आपको पता है, दैट क्लोरीन मस्ट बी फाउंड when the chlorine is a separated state, it must be found in the diatomic state। तो ये डायटोमिक तो नहीं है, ये तो एटॉमिक स्टेट हो गई। तो क्या ये क्लोरीन स्टेबल होगा? नो सर। तो इसके लिए मुझे इसको कौन सी स्टेट में ले आना पड़ेगा? डायटोमिक। और अगर डायटोमिक के लिए मैं यहाँ 2 लगाऊंगा तो यहाँ कितने Cl है भाई? 1। यहाँ कितने हैं मेरा बेटा? 2। बैलेंस करना है, यहाँ पर कम है। 9th में पढ़ के आए हो, फर्स्ट ईयर में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी करा है, बैलेंसिंग तो आती है सबको। यहाँ पर 2 करना है तो 2 लगा दिया। अब हो गए 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन बराबर 2 सोडियम। यहाँ कितने सोडियम? 1। इसको भी क्या करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा। तो सिंपली तो इस रिएक्शन में मुझे यहाँ पर भी एक 2 लगाना पड़ेगा। हो गई इक्वेशन बैलेंस। दिस इज मस्ट बी द ओवरऑल रिएक्शन। बात यहाँ तक समझ में आती है सबको? सर बैलेंस भी करनी पड़ेगी मतलब यार हम तो याद ही बैलेंस करके करेंगे ना शहजादे, हम तो याद ही बैलेंस करके करेंगे। तो ठीक दो है। केमिकल रिएक्शंस को ना मतलब मैं जाती तौर पे समझता हूँ याद करने के होते हैं 2 तरीके। कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके। या तो तुम बैलेंस्ड इक्वेशन याद करो, या तुम रिएक्शन याद कर लो और फिर उसको लिख के बैलेंस कर लो। मतलब आप हमेशा अक्सर और बेशतर आप देखते होंगे कि मैं बोर्ड पे कोई भी इक्वेशन लिखता हूँ तो मैं उसके बाद उसे बैलेंस कर रहा होता हूँ। ऐसा होता है नहीं होता? यस सर। बहुत ही कम इक्वेशंस होती हैं जो मुझे नंबर्स के साथ याद रहती हैं, तो मैं हमेशा इक्वेशन लिख के फिर उसे बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ कि हाँ भाई यहाँ 2 लगा दो तो यहाँ 4 लगा दो, यहाँ 3 लगा दो तो यहाँ 6 लगा दो। तो मैं बाद में बैलेंस करता हूँ कि मैं नंबर याद नहीं कर सकता, मतलब मुझे याद नहीं होते नंबर्स। दिस इज द बैड फैक्टर विच आई हैव। अब कहानी ये है, हमारी फिल्म का जो मेन हीरो था वो कौन था? सोडियम। मिल गया सोडियम। क्लोरीन। अबे वाह भाई वाह, वाह शहजादे वाह। सॉरी सर सॉरी। हमारा मेन हीरो था भाई सोडियम। सोडियम मिल गया सेपरेट फॉर्म में। यस सर। सोडियम मिल गया हमें सेपरेट फॉर्म में। अब जब सोडियम सेपरेट फॉर्म में मिल गया तो ये तो था मेन हीरो। मुझे बताओ एक साइड हीरो भी लाए थे हम मार्केट में, वो कौन था? कैल्शियम। कैल्शियम। उस बेचारे गरीब का जिक्र ही नहीं हुआ। आओ जरा कैल्शियम का जिक्र कर लेते हैं। लिख लो जल्दी से 2 बातें कैल्शियम की, लिख लो जल्दी से। लिखो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस some Ca पॉजिटिव 2 यानी कि कैल्शियम पॉजिटिव 2 आयंस, कैल्शियम पॉजिटिव 2 आयंस may be neutralized, may be neutralized, but it does not mix, but it does not mix with sodium, but it does not mix with sodium because sodium and calcium
because sodium and calcium both have different Densities. that's good densities. Both have different densities. लिख लिया भाई सबने? Yes sir. That's good. यहाँ पर आके हमारा मामला जो डाउन सेल का है वो इख्तिताम पजीर हुआ। एक बार मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ तुम लोगों को, जरा जल्दी से पूरे सीन को एक बार ओवरव्यू कर लो, पूरे टॉपिक को एक बार। अगर कोई बात पूछने की है तो जल्दी से मुझसे पूछ लो। और मैं ज़ाती तौर पर बड़ा शुक्रगुजार हूँ भाई कि तुम लोगों ने मेरी छोटी सी प्रॉब्लम जो एक आ गई है फ़िलहाल उसको समझते हुए तुम लोग इस चीज़ पे एग्री कर गए। इस टाइम पे कुछ बच्चे मुझे लग रहा है कि या तो लाइट की वजह से अवेलेबिलिटी नहीं है उनकी, या हो सकता है कोई मसरूफियात की बिना पर हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी मैं इस मसले को हल कर सकता हूँ मैं हल कर दूँ और फिर हम अपने नॉर्मल टाइमिंग्स की जानिब दोबारा चलें। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है। बेटा बोलो। सर ये हम Cl2 जो हमने लिखा है, सर हमने Cl के बराबर में तो क्यों नहीं लिखा, उसके नीचे क्यों लिखते हैं हमेशा? There's the thing. आओ समझते हैं। राना अनस का सवाल था ना? अनस कौन से कॉलेज में हो तुम, मुझे एक बात बताओ पहले। अनस आवाज नहीं आ रही मुझे। जौहर कॉलेज। अच्छा जौहर डिग्री में हो, सही है। जौहर कॉलेज, वो जौहर डिग्री कॉलेज ना? यस सर। अच्छा यार चलो खैर, जौहर डिग्री कॉलेज के मैं किसी टीचर को तो अच्छे से जानता नहीं हूँ। मंसूर इलाही साहब पढ़ाते हैं शायद वहां पे, ऐसा है? उर्दू के टीचर हैं एक। अच्छा देखो मैं तुम्हें ये समझाने जा रहा था कि हम यहाँ पर 2 क्लोरीनिया मतलब तुमने कहा कि सर हम ऐसे क्यों नहीं लिखते, यानी कि 2Cl क्यों नहीं लिखते, हम Cl2 क्यों लिखते हैं। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है मैं समझा देता हूँ। इसके माने हैं एक क्लोरीन दूसरा क्लोरीन अलग अलग है। इसके माने क्या है? 2 अलग अलग क्लोरीन है। इसके माने क्या है? Cl 2 क्लोरीन एक साथ जुड़े हुए हैं। बात समझ लो? इसके माने क्या है? 2 क्लोरीन अलग अलग। इसके माने क्या है? 2 क्लोरीन आपस में जुड़े हुए हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल से बात को समझा दूं तुम्हें। अनस खाना खा लिया तुमने? यस सर। क्या खाया था? सर मुश्किल से दाल खाई। अरे यार दाल अच्छी होती है यार, पीली वाली दाल थी तो वो तो फिर लव होती है। चलो मैं तुम्हें अच्छा खाना खिला देता हूँ। आप बिरयानी खा रहे हैं, सही है? जज़ाकल्लाह। आप बिरयानी खा रहे हैं, आपको शदीद भूख लग रही है, आपने कहा कि अम्मी मुझे बिरयानी खानी है। अम्मी ने एक छोटा सा सवाल करा तुमसे, सही? वो अम्मी के जो है वो निस्बत से मैं सवाल कर रहा हूँ, मतलब अम्मी नहीं हूँ मैं, अब्बू की निस्बत से सवाल कर रहा हूँ, बेसिकली अम्मी की तरफ से कर रहा हूँ। अम्मी ने सवाल ये करा कि मुझे बता दो बिरयानी में कितनी चीजें होती हैं। कितनी चीजें होती हैं अनस? सर बेसिकली आपकी आवाज कट रही है। मैं थोड़ा कह रहा हूँ सुनिए मैं कह रहा हूँ बेटा, अम्मी ने सवाल ये करा कि बिरयानी में कितनी चीजें डलती हैं, मतलब मेजर कंपोनेंट्स के नाम बता दो मुझे। सर चावल होते हैं, गोश्त होते हैं और बिरयानी मसाला होता है और बाकी चीजें। तीन चीजें कर लेते हैं हम, 3 चीजें कर लेते हैं। अम्मी ने कहा चावल है, गोश्त है और बिरयानी का मसाला है। तुमने तीनों चीजें अम्मी को बता दी जैसे तुमने इस वक्त मुझे बताई। अब अम्मी 2 ट्रे लेकर आई हैं आपके लिए। एक ये है, ढकी हुई है, मतलब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं ना वो फुल डिश ढकी हुई होती है, शादियों में भी होता है अक्सर, खुलती है तो फिर आवाम पागल हो जाती है। तो वो डिश रखी हुई, दो डिशेज हैं ढकी हुई हैं। अम्मी ने कहा कोई सी भी एक सेलेक्ट करनी है तुम्हें। अच्छा तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम्हें भूख लग रही थी, तुमने जो सेलेक्ट करी उसके अंदर से निकली बिरयानी। क्या निकली? एक्चुअल जो बिरयानी होती है वो निकली कि चावलों में मसाला मिला हुआ था और गोश्त भी उसके साथ मिक्सअप था, सारी चीजें यकमुश्त थी, मिली हुई थी। बात समझो? वो एक जगह थी।
बिल्कुल। दूसरी जो ट्रे थी, तुमने अम्मी से पूछा अब इसमें क्या है, मतलब हो सकता है कि यार मतलब मीठा और मतलब दूध रबड़ी और कुछ लबे शीरी हो जाए। तो जब आपने वो खोला तो उसमें जो है वो चावल अलग थे, गोश्त अलग था, मतलब सारी चीजें मिली हुई नहीं थी आपस में। मतलब थोड़े से चावल ये रखे हुए, थोड़ा सा जो वो गोश्त रखा हुआ है और थोड़े से मसाले रखे हुए। कहने को यही तीनों चीजें उसमें भी हैं और कहने को यही तीनों चीजें इसमें भी हैं। तो क्या दोनों चीजें सेम है या अलग अलग है? नो सर, अलग अलग है। क्या फर्क है दोनों में? सर एक पूरी कंप्लीट हमें मिल गई और एक में अलग अलग चीजें रखी हुई हैं। That's the thing. मतलब एक चीजें चीज वही है मिली हुई लेकिन है, अलग अलग रखी एक चीज मिली हुई है, एक चीज अलग अलग है। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। एक चीज मिली हुई है, अ गुड वन, एक चीज है। अलग अलग है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। बात समझ रहे हो मेरी तुम? तो यहाँ वाला टू यहाँ नहीं लगा सकते और यहाँ वाला टू यहाँ नहीं लगा सकते। बात समझ में आ गई भाई? ओके सर, थैंक यू। चलो बेहतरीन हो गया, आगे चलते हैं। सर हाँ सर बेटा बोलो। जी जी सर बोलो। सर हाँ शाफैन बोलो। मेरा भाई ये पता कैसे चलेगा कि सोडियम अलग अलग है या और क्लोरीन साथ है, ये हमें कैसे पता चला? ये कैसे पता चला? ये कुछ जनरल बातें हैं। मतलब मैं इसकी भी एक मिसाल दे देता हूँ। मैं मेरे पास इसकी भी मिसाल एक जहन में आ रही है। मेरे घर में 4 अफराद हैं टोटल, मतलब अब 3 रह गए, 4 अफराद हैं। अल्लाह में फिर 4 कर देंगे इंशाल्लाह अजीज। अभी फिलहाल 4 हैं, 3 लोग रहते हैं। मैं हूँ, मेरे वालिद हैं, मेरी वालदा और मेरी एक बड़ी बहन थी। मेरी पूरी फैमिली टीचर है। मेरे वालिद साहब हैं, मेरी वालदा ने भी पढ़ाया है, मैंने नहीं पढ़ाया था उस वक्त, मेरी बहन ने शुरू किया था पढ़ाना। हालांकि हमारा फैमिली का एक टर्म ये टीचर्स हैं सारे ना। तुम ये पूछना चाह रहे हो कि ये दोनों अलग अलग कैसे थे, मैं उस पर एग्जाम्पल तुम्हें समझा रहा हूँ। हमने ये कैसे, मेरी बहन का शुरू से एक कॉन्सेप्ट था कि उनको नहीं पढ़ाना, उनको नहीं पढ़ाना, उनको चिढ़ है, मतलब टीचर नहीं बनना था। बनने की कोशिश भी करी, फोर्सफुली भी हमने देखा कि यार नहीं घुस जाओ तुम इस फील्ड के अंदर, नहीं घुस सकी। मेरे अंदर थोड़ी सी पोटेंशियल थी कि हाँ यार बस सही है, इट्स गुड, टीचर बन जाते हैं, अच्छी बात है, एक मेरे दादा की लेगेसी है, उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। मैं बना, मेरे अंदर अब्बा ने शुरू से, मेरे वाले साहब ने पोटेंशियल देखी कि हाँ यार इसके अंदर लोगों को समझाने की, पढ़ाने की पोटेंशियल है। हम टीचर बने, अल्लाह के फजल से थोड़े बहुत अच्छे टीचर बन गए। इसी तरह से एलिमेंट्स में भी होता है, शुरू से होती है, पोटेंशियल्स होती है। कुछ कहते नहीं यार अकेले अकेले सही है, हाँ, इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स वाली कहानी है यहाँ पे। कुछ लोग कहते हैं कि यार मैं सबके साथ मिल जाऊंगा, और कुछ कहते हैं नहीं यार आई फील गुड इन द लोनलीनेस, वो अकेले अकेले काफी है। तो इसी तरह से एलिमेंट्स भी होते हैं, उनकी भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब मैं कह रहा हूँ ना, ऑल फाइव्स आर नॉट इक्वल, तो पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। दुनिया का हर इंसान उस्ताद नहीं है, या दुनिया का हर इंसान इंजीनियर नहीं है, दुनिया का हर इंसान जो बिजनेसमैन नहीं है। तो ऑल फाइव्स आर नॉट इक्वल, तो इस तरह से हर एलिमेंट भी इक्वल नहीं है। कुछ पाए जाते हैं डायटोमिक स्टेट में, वो अकेले नहीं रह सकते, उनके साथ अपने वाले को ही जोड़ के रखते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पाए ही एटॉमिक स्टेट में जाते हैं, जैसे कार्बन, कभी भी C2 नहीं मिलता। कंपाउंड्स के अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, वहां तो आपको मिल जाएगा अपना कैल्शियम कार्बाइड जो है CaC2, वहां तो आपको मिल जाएंगे 2 कार्बन। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अकेला अकेला एलिमेंटल फॉर्म पर कभी भी C2 नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अकेला काफी है। कार्बन कहता है आई डोंट नीड एनीवन। लेकिन आपको कभी भी ऑक्सीजन O नहीं मिलेगा कंपाउंड से हटकर, H2O में ही O है, लेकिन कंपाउंड से हटकर आपको सेपरेटली O कहीं नहीं मिलेगा। क्या वजह है? क्योंकि ऑक्सीजन का नेचर ही नहीं है। उसको आप फोर्स भी करो कि नहीं भाई छोड़ दो, अलग हो जाओ, नहीं करो, लेकिन वो फिर भी जुड़ेगा, क्योंकि उसकी एक नेचर है, उसकी एक नेचर है, वो अपनी नेचर के हिसाब से काम करता है। तो ये तो चीजें ऐसी हैं कि पढ़ते पढ़ते आ ही जाती हैं तुम लोगों को। मैं जहां तक ये समझ रहा हूँ, तुम लोग पोटेंशियल से नहीं पढ़ते हो शायद बहुत सारी चीजों को, तो ये इस वजह से आता है फैक्टर ना। लेकिन ये चीजें ऐसी हैं कि अच्छे तरीके से रिवीजन करते हो ना, हर एलिमेंट को जज किया करो। जब किसी भी चीज के बारे में पढ़ते हैं ना, तो उसके सारे एस्पेक्ट्स को जज करते हैं कि अच्छा ये एलिमेंट ऐसा है, ये एलिमेंट ऐसा है, ये एलिमेंट ऐसा है। जैसे हमने चैप्टर नंबर 3 शुरू किया था, तो हमने उसमें केमिकल रिएक्शंस को पढ़ा, उन ग्रुप के एलिमेंट्स के केमिकल रिएक्शंस को भी पढ़ा कि अच्छा ये एलिमेंट इनके साथ मिलेंगे तो ऐसा बनाते हैं, इस पर्टिकुलर चीज के साथ मिलेंगे तो ऐसा बनाएंगे। तो हमने उनकी सारी जो एस्पेक्ट्स थे, डिफरेंट सेक्टर्स जो थे जिनमें वो काम कर सकते थे, हमने वो सारे सेक्टर्स देखे थे। सही। और कोई सवाल कर रहा था, जल्दी से कर लो, फिर मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की जानिब चलूं।
सर आप बस वो एक रिपीट कर दें, आप कुछ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड बता रहे थे, उससे मुझे आवाज नहीं आई थी। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, अच्छा वो जो बात मैं बता रहा था, मैं वो ये कह रहा था कि जब हम किसी सॉलिड में किसी चीज को मिलाते हैं तो लाजमी बात है कि उस सॉलिड सब्सटेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर इसी के बरअक्स मैं किसी लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड सब्सटेंस डिसॉल्व करा देता हूं तो, या लिक्विड सब्सटेंस डिसॉल्व करा देता हूं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। अब व्हाट आर द थिंग्स इन इट? सॉलिड में जब हम किसी दूसरे सॉलिड को मिलाते हैं ना, तो वो उसके दरमियान जो बॉन्डिंग बनी हुई होती है ना, कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं या सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हैं, तो वो जब उनको हीट मिलेगी तो एक दूसरे के साथ स्टिक टुगेदर हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे एक दूसरे के साथ, तो उसके बीच में दरार आ जाती है, कोई दूसरा आ जाता है जो हमने एज एन इम्प्योरिटी कह लो, या एक जो सेकंड सब्सटेंस को हमने ऐड कराया तब वो आ जाता है, तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है लो। उस पूरी चीज का एक्चुअल मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है? लो हो जाता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं जो कि लिक्विड्स के अंदर फैक्टर था, तो मैं लिक्विड्स के अंदर इस अंदाज से होता है, लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान कुछ स्पेसेस होती हैं थोड़ी सी, उन स्पेसेस के अंदर डिसॉल्व हो जाता है और वो सब्सटेंस बैठ जाता है जाके। अब दो चीजों को एक साथ आपने बॉईल करना है, वो चीज तो डिसॉल्व हो चुकी है ना, नमक जैसे पानी में डिसॉल्व हो चुका है, तो आपने इस चीज को बॉईल करना है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है, जो एक्चुअल पहले पानी का था उससे ऊपर चला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। बात यहां तक समझ में आती है? जी सर। हम बात कर रहे हैं एक सब्सटेंस पे जिसका नाम है कास्टिक सोडा। क्या नाम है? कास्टिक सोडा। केमिकल टर्म्स में इसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या कहते हैं इसे? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस वी हैव। हमारे पास जो बहुत सारी स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस हैं उनमें से एक है, सोडियम का ही कंपाउंड है, इस वजह से हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं। कास्टिक सोडा क्या है? देखो हमारे पास दो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको केमिस्ट्री के अंदर ना, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ ये दो सब्सटेंसेस, दो मेजर की मैं बात करूं जिनको आप याद रख सकते हैं, जो कि रिलेटिविटी रखते हैं एक दूसरे के साथ ना। सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड का दूसरा कोई नाम बताएगा? उसको एक लकब कह लो या खिताब कह लो, उसे दिया गया है केमिस्ट्री के अंदर। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहते हैं? कोई बताएगा मुझे? आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था इस बारे में तो। सर H2SO4। नहीं ना यार, H2SO4 तो उसका सर ऑयल ऑफ विट्रियोल। ऑयल ऑफ पेट्रोल कहते हैं। और क्या कहते हैं? मेरे जहन में आ रही है ये बात कि शायद ये 9th की किताब में भी है। सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं किंग ऑफ केमिकल्स। क्या कहते हैं? किंग ऑफ केमिकल्स। किंग ऑफ केमिकल। किंग ऑफ केमिकल्स। तो अगर वो किंग है ना, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहेंगे? सर क्वीन। दैट्स गुड। क्वीन ऑफ केमिकल्स कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि कास्टिक सोडा। याद रखो, किसी भी चीज के नाम में अगर आ जाए सोडा, क्या आ जाए? सोडा। समझ लो कि उसके केमिकल कंपोजिशन में सोडियम है। मैंने कहा सोडियम आपके पास बेकिंग सोडा, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा? लाजमी सोडा होगा। मैंने आपसे कहा कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा यानी कि लाजमी इसके अंदर सोडियम इस्तेमाल होगा। मैंने आपसे कहा एक बेकिंग सोडा होता है और एक और सोडा हमारे पास होता है, मेरे जहन में नहीं आ रहा उसका इसका नाम। बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग सोडा होता है, और एक और सोडा होता है, मेरे जहन में नहीं आ रहा खैर इस वक्त उसका नाम। याद रखिए बस, जिस भी चीज के नाम में आ जाए सोडा, तो वहां पर उस सब्सटेंस के अंदर लाजमी सोडियम पाया जाएगा। जिस भी चीज के नाम में आ जाए लाइम, LIME, तो लाइम में समझ जाओ वहां पे क्या आएगा? लाइम वाटर, लाइम स्टोन। क्या चीज है कांस्टेंट इन दोनों में? सर कैल्शियम। सर लाइम। कैल्शियम। सोडा। कैल्शियम। कैल्शियम। सोडा तो मतलब सोडियम है। आपके पास लाइम का मतलब होता है कैल्शियम। अगर किसी भी कंपाउंड के नाम में लाइम आ जाए तो समझ जाइए आपके पास इसमें कैल्शियम की बात की जा रही है। अब हम बेसिकली बात कर रहे हैं ना, तो हम इनकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस और थोड़ा सा इनके बारे में जानते हुए फिर हम एक चीज की जाने चलेंगे। पहले मैं उसको जरा नाम लिख लूं। देखो हम इस वक्त फिलहाल
चैप्टर में जिस स्टेज पर खड़े हैं, तो हम सोडियम से रिलेटेड जो एलिमेंट्स हमारे नेचर में पाए जाते हैं या हमारे लिए इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर खासे इंपॉर्टेंट हैं, हम उनके बारे में बात करने जा रहे हैं और उनकी प्रिपरेशंस के बारे में हम खासी बात करेंगे अपने पास। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा जो होता है, इसकी प्रिपरेशन भी हम पढ़ने वाले हैं और इसकी प्रिपरेशन हम पढ़ते हैं कास्टनर्स केल्नर्स सेल से। और एक सेल और होता है, कौन सा होता है वो, बता दो भाई। सेल पढ़ा है ये वाला तुम लोगों ने, कास्टनर केल्नर सेल पढ़ा है? यस सर, पढ़ा था 9th में। Ninth सर class- डाउन सेल, कैसनर केल्नर सेल और नहीं, यू नहीं, शेप का नहीं, एक होता है। नहीं, नेल्सन सेल, नेल्सन सेल। डाउन सेल 9th में नहीं पढ़ा था, डाउन सेल 9th में नहीं पढ़ा था। सर अभी पढ़ा है, ये 9th में पढ़ा था। कास्टनर केल्नर सेल था 9th में, चैप्टर नंबर 15 हैलोजेंस में, और उसके साथ एक और सेल था जिसका नाम था नेल्सन नेल्सन सेल। सेल। लाजमी बात है, देखो इन दोनों के नाम में आ रहा है सेल, इसका मतलब दे आर मीन टू बी द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सेल का लफ्ज जिसे हम सिंपल सेल कहते हैं, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन में इस्तेमाल किया जा रहा होता है। सही है। सेल का सर लेस देन 1 मिनट बचे हैं। मीटिंग रिज्वाइन कर लेते हैं, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ भाई, टाइम नहीं लगाना।